हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बड़ा ही अच्छा रिसर्च आया है विच सेज कि मून का वॉबलिंग जो है इट कैन लीड टू डिजास्टर्स फ्लड्स इन द वर्ल्ड्स कोस्टल एरियाज। ये ऐसा तो नहीं है, नई फाइंडिंग है, क्योंकि सिंस 1728 वी नो दैट द मून इज वॉबलिंग, बट इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के साथ इस तरीके से अलाइन हो रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी डिजास्ट्रस इनटू द कोस्टल एरिया। ऐसे फ्लड आएंगे जो 2-3 महीने तक रहेंगे। मैं पूरा आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई इट इज़ हैपनिंग। मून की वजह से, देखो, मून की वजह से जो मूवमेंट इन ओशियन होता है या जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो टाइड्स होता है। ये टाइड्स होती हैं वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ओशंस, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड, ठीक है। दिस इज द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ओशंस। नाउ अभी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है अराउंड 20-30-40s के अंदर, ठीक है। ये एक साइकिल होता है इसका 18.3 ईयर्स का, तो हर 18.3 ईयर्स के अंदर ये वोबल करता है और इस तरह की फ्लडिंग आती है। बट इस बार क्लाइमेट चेंज की वजह से, आप बोलोगे पहले नहीं था, अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ओशन वाटर एक्सपेंड हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। इन सब की वजह से सी लेवल जो है वो चेंज हो रहा है। नाउ सी लेवल चेंज होने के साथ, हाई टाइड आने के साथ, मून की वॉबलिंग होने के साथ, ये सारे इम्पैक्ट जो पानी के स्तर को बढ़ाते हैं एक साथ आएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बेस लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा और डिजास्टर्स फ्लड आएंगे, पर्टिकुलरली इनटू द कोस्टल रीजन्स। जानना क्यों ज़रूरी है, पर्टिकुलरली फॉर द प्लानर्स, फॉर द साइंटिस्ट, रिसर्चर, पॉलिसी मेकर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन। तो हमको पहले से ही उसके लिए तैयारी करके रखनी चाहिए, उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके रखना चाहिए। और ऐसे रीजन्स जहाँ पे जो ड्रेनेज है अगर वो कम्प्लीटली ब्लॉक है तो ड्रेनेज को खोल के पूरी सिटी को इस आने वाली सिचुएशन के लिए रेडी करना चाहिए, ठीक है। बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। नासा ने सजेस्ट करा है कि 2030 में सीवियर फ्लडिंग आएगी, सीवियर फ्लडिंग 2-3 महीने तक रुकने वाली। और ये जो सीवियर फ्लडिंग है ये रिजल्ट होगी मून की वॉबलिंग की। वॉबलिंग को ऐसे समझो, वॉबलिंग होता है जैसे झूलना, जैसे आप एक लट्टू घुमाते हो, है ना, तो वो क्या करता है कि इधर घूमेगा उधर घूमेगा, इस तरीके से झूलता रहता है कि उसका जो एक्सिस है वो कंटिन्यूसली इधर उधर घूमता रहता है। जो मून के वॉबलिंग की, या फिर ऐसे बोलो कि मून का जो ऑर्बिट अनस्टेबिलिटी की न्यूज़ है, ये 2030 में इसका साइकिल होगा और ये डेविस्टेटिंग फ्लड लेके आएगी, पर्टिकुलरली इन जर्मनी, बेल्जियम, चाइना, इंडिया, यूएसए, ऑल दी कोस्टल एरियाज, द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो कोस्टल एरिया के आसपास में बसे हुए हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर। अगर इसको पहले से प्रिपेयर नहीं करा तो इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द एक्सट्रीम डिजास्टर्स, ठीक है। तो नासा ने जो स्टडी करी है वो इन्होंने बोला है कि उन्होंने दोनों, मतलब देखो, फ्लड की जब बात होती है ना तो दोनों चीज़ें आती हैं। मैं आपको आज पूरा एकदम थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देते हैं लेक्चर को, बट आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग क्या होता है क्या है। तो ना फ्लडिंग जब होती है तो जनरली हम कैसे मानते हैं कि फ्लड कैसे आई, कि या तो बारिश की वजह से, या तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ होगा, या फिर अभी साइक्लोन, जब हम साइक्लोन यास पढ़ रहे थे, या फिर हम लोग बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन को भी पढ़ रहे थे, तो हम एक स्ट्रॉम सर्जेस के बारे में बात कर रहे थे कि स्ट्रॉम सर्ज हुआ है। स्ट्रॉम सर्ज में क्या होता है कि जो साइक्लोन की तेज हवा के साथ में समुद्र का पानी जो है कोस्टल एरिया में इंट्रूड हो जाता है और वहाँ पे फ्लडिंग लेके आता है, ठीक है। थर्ड, हमने फ्लडिंग का ये भी देखा था कि जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट होता है, ठीक है। देखो, ये फ्लड के बारे में अगर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आता है ना तो सिर्फ रेनफॉल पे स्टिक मत रह जाना, क्योंकि फ्लडिंग डिफरेंट टाइप से होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्लेशियर आउटब्रस्ट हो गया, ग्लेशियर आउटब्रस्ट से भी लेक के से भी फ्लडिंग आई थी, ठीक है। सडन फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड आया था। अभी हमने उत्तराखंड के अंदर फ्लैश फ्लड की बात करी, हालांकि वो रेनफॉल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। रिवर के बैंक टूटने की बात हमने करी थी, वो इसमें आ गया। अब एक अलग टाइप का फ्लड होता है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है, वो होता है टाइड। हाई टाइड जब आती है तो हालांकि क्या है कि अपन कोस्टल एरियाज के अंदर हाई टाइड एंड लो टाइड वाले एरियाज को छोड़ के रखते हैं कि यहाँ पे हाई टाइड आएगी यहाँ तक, तो इसको छोड़ के रखो। बट इन द इवेंट व्हेन द हाई टाइड इज हायर देन नॉर्मल, जब हाई टाइड नॉर्मल टाइम से बहुत ज़्यादा हायर है, तब ये अपने हाई टाइड के एरिया को छोड़ के यहाँ अंदर कोस्टल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अर्बन सिटीज़ है, वहाँ तक ये एंटर हो जाएगी, क्योंकि ये मास हाई टाइड फ्लडिंग लेके आएगा। देखो, दोनों चीज़ें हो रही है, एक तो एक्सट्रीम हाई टाइड आ रही है वॉबलिंग की वजह से, और दूसरा सी लेवल राइज कंटिन्यूसली हो ही रहा है ना,
तो सी लेवल राइज होने से बेस लेवल इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से टाइड आ रही है, तो ये सारी चीजें मिलके डिजास्टर लेके आएगी कोस्टल सिटीज पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी रुको और समझ में आएगा। तो मून का वॉबलिंग क्या है? वॉबलिंग को हिंदी में बोलते हैं झूलना, डगमगाना, ठीक से नहीं चल पा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉबलिंग। वॉबलिंग एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है प्लैनेट्स के लिए। मार्स भी कंटिन्यूसली वॉबल करता है, मून भी वॉबल करता है। इसका एक साइकिल होता है 18.6 ईयर का। ये 1728 में पहली बार डॉक्यूमेंट करा गया था। एंड इट इज़ नथिंग विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और समथिंग कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसका नॉर्मल साइकिल है, ये ऐसे चलता है। इसीलिए तो हमको हर टाइम जब मून और सन एक ही डायरेक्शन में होते हैं हमको इक्लिप्स नहीं देखने को मिलता है। सोलर इक्लिप्स तभी देखने को मिलता है जब मून और सन दोनों एक ही प्लेन पे इस तरीके से अलाइंड हो। अगर ये यहाँ पे भी हुआ मून या यहाँ पे भी हुआ तो हमको सोलर इक्लिप्स देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी जस्ट द राइट एंगल सो दैट ये अपनी शेडो अर्थ पे कास्ट कर सके, और ये वॉबलिंग की वजह से ही होता है। तो वॉबलिंग है क्या? नया तो कोई नहीं है, रेगुलर ऑक्सीलेशन है, उसका तो डे टू डे लाइफ का काम है। हमारे लिए ये नया इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि सी लेवल राइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो हमारे ओशंस आर राइजिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड ओनली देन इट इज़ अ वेरी वरिंग सिचुएशन फॉर अस। तो पर्टिकुलरली जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनमें सी लेवल राइज का तो वैसे भी डेंजर कहर फैला हुआ है। जैसे जैसे सी लेवल राइज होगा, जैसे कि स्मॉल आइलैंड्स हैं पर्टिकुलरली इनटू दी पैसिफिक ओशंस एंड अटलांटिक ओशंस, वहाँ पे सी लेवल राइज की वजह से काफ़ी तो डूबना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर देम वुड बी द क्लाइमेट माइग्रेशन, एनवायरमेंटल माइग्रेशन, बिकॉज यू नो देयर प्लेस विल बी कम्प्लीटली फ्लडेड। सी लेवल राइज से उनके स्मॉल आइलैंड जो हैं, जो कुछ फ्यू मीटर्स अबव होते हैं सी लेवल से, वो सब के सब डूब जाएंगे। दे विल हैव टू शिफ्ट टू सम अदर कंट्री और मे बी सम अदर प्लेस। तो राइजिंग टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इज़ नॉट द ओनली कॉज जो फ्लडिंग लेके आ रहा है। क्या यहाँ पे हमको थोड़ा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में भी सोचना होगा। सो ये हमको क्या करेगा, देखो जब हम पहले से ही कोई चीज़ स्टडी करते हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का क्या है ना कि कोई चीज़ सडनली नहीं होती है, मतलब अगर होना भी होगी तो हम उसको पहले से हमारे टेलीस्कोप की हेल्प से, हमारे रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हम उसको पहले स्टडी कर लेते हैं। वी गेट टू नो कि अच्छा व्हाट इज़ हैपनिंग। जैसे अभी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड निकल रहा है तो हमको पहले से पता है कि हाँ ये यहाँ से निकलेगा। अगर इन केस वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करने की कोशिश करता तो शायद हम उसमें ब्लास्ट कर देते। शायद जैसे कि हमने NEA के बारे में पढ़ा था, NEA स्काउट नासा के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो इस तरह का हमको पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ इस तरह का हो सकता है। सो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी इनटू दैट। नाउ इट इज़ ऑन आवर पार्ट कि हम उस प्रिडिक्टेबिलिटी में कितना प्रिपेयर हो पाते हैं। तो मून का वॉबलिंग जो है ये 2030 में हाई टाइड को और भी ज़्यादा हाई कर देगा, और ये यूनिफॉर्मली हर एक कोस्ट लाइन पे भी अप्लाई नहीं होगा। डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, उसकी शेल्फ कैसी है, पानी उसमें बीच में बेस है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। उसको छोड़ो, आज हम सिर्फ वॉबलिंग के बारे में बात करेंगे। तो हालांकि डेंजरस और न्यू तो कुछ है नहीं, ये जस्ट एक सिंपल चीज़ है कि वॉबल होने की वजह से क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, टाइड कैसे बनती है, टाइड सन और मून। देखो टाइड का सिंपल फंडा समझो, ये हमारा अर्थ है, इधर हमारा मून है, और कहीं दूर मैं यहाँ पे सन को लिख रही हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट द सन इज ऑर्बिटिंग, डेफिनेटली द अर्थ इज ऑर्बिटिंग, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ इट इज गोज मैंने उसको ऐसे बनाया। तो क्या होता है कि टाइड जो होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना होती है। जब सन और मून दोनों का ग्रेविटेशनल पुल होता है तो ये अर्थ में जो भी लिक्विड चीज़ है उसको अपनी तरफ खींचती है, हर एक चीज़ को खींचेगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है सन और मून का कंबाइंड, या मून का अलग भी हो सकता है, इसका अलग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की नीप है या स्प्रिंग टाइड है। तो आप बोलोगे फिर ज़मीन तो नहीं हिलती, क्योंकि ज़मीन एक तो सॉलिड है, इतना ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, तो उसने ये बताया था कि टाइडल फोर्स की वजह से ये जो कॉन्टिनेंट से ड्रिफ्ट कर गए थे, इसीलिए वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज था CDT के अंदर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर। तो मून एंड सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट इतना स्ट्रॉन्ग सफिशिएंटली होता है कि वो पानी को मूव कर दे। इसीलिए कंटिन्यूसली दिन में 2 बार हाई टाइड एंड लो टाइड आता है, ठीक है। तो ये आता क्यों है, क्योंकि सन और मून की वजह से। तो अभी मान लो एक सिचुएशन कि मून जो है अर्थ के पास में आ गया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू m एंड मोर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पास में आ जाएगा, इनका डिस्टेंस के हिसाब से ग्रेविटेशनल, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ग्रेविटेशनल पुल उतना ही कम होगा।
ओके सो जितना मून पास में आ जाएगा ग्रेविटेशनल उतना ही ज़्यादा होगा। तो वॉबलिंग के अंदर क्या होता है कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से ये इसकी एक्सिस चेंज होती रहती है। तो एक एक्सिस पे अगर ये अर्थ की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, इंक्लाइंड है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लेके आएगा। ओके दिस विल कॉज अर्थ, दिस नॉर्मली इट कॉजेज टाइड्स ऑन दी अर्थ। नॉर्मल है, टाइड तो नॉर्मल है, लेकिन वॉबलिंग इफेक्ट अर्थ मून के ग्रेविटेशनल पुल प्लस राइजिंग सी लेवल की वजह से ये जो इम्पैक्ट है इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए हमने आज से 18.6 साल पहले इसके बारे में स्टडी नहीं करा था, नॉट बिकॉज वी वर नॉट देयर। अगर इस तरह का कोई इवेंट होता तो हिस्ट्री में अभी तक हमने उसको पढ़ लिया होता। तो हाई टाइड है जनरली कैसे होती है, जब मून और सन दोनों अलाइंड होते हैं तो वहाँ पे हाई टाइड होती है, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। और मोस्ट बीचेस पे आपको हाई टाइड हर 24 घंटे के अंदर दिखाई देती है। मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसका जो ड्यूरेशन है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी अर्थ का खुद का रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। और ये अपनी एक्सिस पे टिल्ट भी है, इट इज़ नॉट स्टैटिक, ये इस तरीके से टिल्ट है। अगर ये अर्थ का इक्वेटर, अर्थ का प्लेन एरिया है तो ये मून का है। तो जो मैं आपको बोल रही थी कि ये टिल्ट, ये वोबल करेगा, तो कहाँ गया, हाँ ये वोबल करेगा तो ये क्या करेगा, इसका जो ये टिल्टेशन है ना ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो वी मस्ट सी दैट, ओके। तो व्हाट डज एग्जैक्टली वी मीन बाय द वोबलिंग इफेक्ट, कि जो मून का पाथ है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, और ये फ्लक्चुएशन पूरा 1 साल में कंप्लीट होता है। जनरली हम इसको नोडल साइकिल बोलते हैं, या 18.6 ईयर के अंदर ये होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको प्रिसीजन भी बोला जाता है कि ठीक है अपने आप को प्रिसाइज कर रहा है। मोर स्पेसिफिक वर्ड है वॉबलिंग का प्रिसीजन, ठीक है, ओके। तो इसके कुछ सर्टेन पाथ होते हैं अलोंग दिस साइकिल। जब मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है इट कम फ्रॉम एन एंगल, इट कम फ्रॉम सच एन एंगल दैट कैन यांक वन ऑफ द डे ऑफ द टू हाइट्स। इस तरह का इसका एंगल ऐसा बनता है कि इसका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा कि ये हाई से हायर टाइड लेके आता है, ठीक है। और उसके साथ में आ गया हमारा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मून खुद से वोबल होता रहेगा या इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना एक्सेसिवली ज़्यादा हो गया है कि ओशंस को मोर देन यूजुअल पुल कर रहा है, क्या नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं हम। आई एम नॉट सेइंग दैट। समझने की कोशिश करो, ये जो फ्लडिंग आ रही है इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द वोबलिंग। वोबलिंग का इम्पैक्ट है, आज से 18.6 साल पहले भी था, मतलब उससे 18.6 साल पहले भी था, बट विथ द क्लाइमेट चेंज हाई टाइड फ्लडिंग जो है ये ज़्यादा हो गई है। नाउ एक्यूरेट फोरकास्ट चाहिए ताकि आप यू कैन कलेक्ट द डेटा, यू कैन वर्क ऑन दैट, यू कैन और आज हमारे पास क्या नहीं है, वी एग्जैक्टली नो कि इस इतने मिनट, इतने सेकंड पे यहाँ पे हाई टाइड आएगी। यू नो आई हैव सीन मेनी वीडियोज ऑफ द टाइड की जहाँ पे हाई टाइड एंड लो टाइड आती है। आई नो कि पीपल हु आर स्टैंडिंग कि ये हाई टाइड है, लो टाइड है, तो यहाँ पे लो टाइड वाले एरिया पे खड़े हैं और यहाँ से अभी हाई टाइड का पानी आना स्टार्ट हुआ है। दे एग्जैक्टली नो व्हेन इट इज कमिंग एंड दे विल रन एंड द सी विल रन बिहाइंड देम एंड दे विल कम दिस पॉइंट एंड जो सी हाई टाइड है वो यहाँ पे रुक जाती है। तो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी वी हैव टुडे। हमको हर एक चीज़ डॉट टू डॉट पता है। तो ऐसे में इसी डॉट टू डॉट में मून वोबल जो है इट इज़ एज पर द रिसर्चर इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट नॉइज ओनली। सो ये हमारा वोबलिंग था। अच्छा, वोबलिंग के बाकी क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। वोबलिंग जो है एक तो हाई टाइड कॉज करेगा ही, जो थोड़ा सा 1-2 इंच ज़्यादा आएगी, ऑक्सीलेट करेगा, लॉन्गर साइकिल होगा इसका। अभी लग रहा है छोटा होगा लेकिन सर्टेन सिचुएशंस के अंदर ये बड़ा हो सकता है। पर्टिकुलरली आपका कौन सा कोस्टल एरिया है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितनी है, अच्छा वहाँ पे सी लेवल राइज कितना हो रहा है, एंड ऑल्सो विद ऑल दैट यहाँ पे बेस लाइन रेज हो जाएगा। बेस लाइन रेज होने का मतलब है कि अगर आप मोर बेस लाइन रेज करोगे तो छोटा बड़ा वेदर भी अगर आता है तो वो फ्लडिंग इवेंट लेके आएगा। बेस लाइन क्या होता है, देखो डेविस ने अपने मैं थोड़ा जियोग्राफी के अंदर चली गई हूँ। डेविस ने अपना जब साइकिल ऑफ इरोजन का थ्योरी दिया था तो इन्होंने बोला था कि हर एक चीज़ बेस लाइन पे आ जाती है, जो भी वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ हैं वो पूरी इरोड होके एक बेस लाइन पे आ जाती है, इट बिकम्स वेरी प्लेन। तो बेस लाइन मतलब कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड एरिया। बेस लाइन अगर रेज हो जाएगा मतलब है कि पानी का लेवल तो मैं एग्जैक्टली रेज होना नहीं बोल सकती, बट इसका रेज होने का मतलब है कि कोई भी छोटा मोटा अगर इवेंट हुआ तो वो फ्लड लेके आएगा, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर इन द फेज ऑफ द नोडल साइकिल। हाल फिलहाल हम नोडल साइकिल के अंदर हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट वॉबलिंग मैक्सिमम इम्पैक्ट। नोडल साइकिल किसको बोलते हैं, जब मून और सन दोनों के पाथ अलाइंड यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं, कि दोनों का एक ही पॉइंट है जहाँ पे दोनों का जो ऑर्बिटल पाथ है वो मिलता है, उसको हम बोलते हैं नोडल पॉइंट या नोड पॉइंट हम बोलते हैं, ठीक है। तो
इट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि मिड 2030s में नेचुरल साइकिल होगा, जिससे रेट ऑफ ये एम्पलीफाई, ये नेचुरल साइकिल है, मून का नेचुरल साइकिल है, देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपनिंग। इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है कि हमने क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज कर दिया है, तो इसकी वजह से हमको हायर इम्पैक्ट दिखाई देगा एंड दिस विल हैव अ रैपिड चेंज ऑल्सो। तो ये मून वॉबलिंग और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को हम कैसे स्टडी करेंगे कि जो लूनर साइकिल के अंदर जो चेंजेस आने वाले हैं, दे विल एम्पलीफाई द हाई टाइड्स एंड दे विल बी कपल्ड विद द राइजिंग सी लेवल। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, हाई टाइड, हायर से हाई टाइड आएगी वॉबलिंग की वजह से, और दूसरा सी लेवल चेंज होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। इन सब की वजह से कोस्टल एरियाज़ के अंदर फ्लडिंग हो रही है। बाकी सारी चीज़ें समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी। और जो हाई टाइड एसोसिएटेड फ्लड होते हैं, जिनको हम लोग न्यूसेंस फ्लड्स या सनी डे फ्लड बोलते हैं, ये जनरली इस तरह के होंगे कि वो महीनों तक रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी का बेस लेवल इंक्रीज है, इफेक्ट अभी तक चल रहा है, तो इसकी वजह से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लानर्स सो दैट दे कैन प्लान द सिटी अकॉर्डिंगली। या फिर अगर ओशंस कॉरस्पोंडेंस रिस्पॉन्स में लीव सिटी ड्वेलर्स ऑल्सो कि 1-2 दिन को फ्लड आ रहा है, छोड़ के चले जाओ अगर स्पेसिफिक कोई कंडीशन है तो, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। ओके, तो ये जनरली था हमारा वॉबलिंग ऑफ मून के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सन भी वॉबल करता है, तो ये सन का वॉबलिंग है। देखो पहले यहाँ पे इसका एक्सिस था, अब इसका एक्सिस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सिस चेंज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि सनलाइट जो है वो डिफरेंट एरियाज पे गिरी है। पहले आप देखो कि सनलाइट यहाँ पे गिरी थी, ये थी बाउंड्रीज ऑफ ओरिजिनल आइस ले, ठीक है, क्योंकि इसका वॉबलिंग इफेक्ट था यहाँ पे पूरा, ये इतना झुका हुआ था, टिल्टेड था। धीरे धीरे इसका जो टिल्ट है वो अपने इस एक्सिस प्लेन से धीरे धीरे कम होता गया, और जैसे जैसे कम होता गया जो ब्लू लाइन है वो श्रिंक होती गई, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा गिरती गई फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। तो ये वॉबलिंग इफेक्ट है मून का, सॉरी मार्स का। तो दिस इज लाइक दिस, यू कैन सी कि वंस अपॉन ए टाइम दी आइस वाज ऑन टिल द मिड लैटिट्यूड्स ऑल्सो। सो दिस वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ माई रिसर्च ऑल्सो। जब मैं रिसर्च फील्ड में थी तो दिस वाज अ पार्ट की जिसमें हम लोग स्टडी करते थे, इसके मॉम से इमेजेस लेके, MRO से इमेजेस लेके हम लोग स्टडी करते थे कि इस वॉबलिंग इफेक्ट का मिड लैटिट्यूड में आइस जो है उस पर क्या है कि मून के जो सब सरफेस है वहाँ पे, मतलब ऊपर वाली सरफेस पे पूरी डस्ट है, डस्ट के नीचे एक सरफेस है विच इज़ मीटर्स थिक, और इस मीटर्स थिक के अंदर मीटर्स थिक लाइक ग्लेशियर्स, यू कैन स्टिल फाइंड द ग्लेशियर्स देयर। सो एनीवे इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्टडी। तो ये इस तरीके से पूरा वॉबल करता रहता है, ठीक है। सो इट वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि वॉबलिंग एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। इट इज़ जस्ट दैट वी हैव कॉज्ड द क्लाइमेट चेंज, द सी लेवल राइज ऑल्सो, तो उसकी वजह से हो रहा है। ओके, सो दिस वॉज इट। आई होप आपको पूरा समझ आया हो कि वॉबलिंग इफेक्ट क्या होता है। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_ पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप मी अ टेक्स्ट हियर, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, हैप्पी रहो, अपने टाइम टेबल से स्टिक रहो एंड जय हिंद।